नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, पारा मिलिट्री फोर्सेज, जैसा कि मैं शुरू से कहता रहा हूं कि मुझे पता नहीं क्यों एक विशेष लगाव सा रहता है हमेशा पारा मिलिट्री फोर्सेज के जवानों से, लोगों से, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये फील होता है कि उनका जो साइड है, उनका जो पक्ष है, वो कहीं ना कहीं अनरिप्रेजेंटेड है। उनकी बात वहां तक शायद नहीं पहुंच पाती जहां से वो बात प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचे, जहां पर उनकी बैठक होती है जेसीएम में। इसलिए देखिए, हम हर तरफ से जो जो आपको मैंने बताया है एक वाकया, जिस तरह से लोग बात करते हैं, जो लोग दावा करते हैं कि हम आपके इशूज उठाते हैं, तो ऐसे में जो रास्ता मिलता है, जो भी मुझे लगता है कि जहां से भी हम आप भाइयों की बात हम उठा सकते हैं, हम उनके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं। इसी कड़ी में हमने आपको पहले भी बहुत लोगों से बात कराया। आज हम आपको बिल्कुल इस वीडियो में कानूनी पेज जो होता है, जो कानूनी पेज जिसको लेकर लड़ाई चल रही है, हाई कोर्ट में आपने जंग जीती, अब वो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट पर ही आपकी सारी उम्मीदें टिकी हुई हैं। तो हम इस पर उसी कानूनी पेज पर बात करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील उमेश शर्मा जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर वो कानूनी पेंच क्या है, वो कानूनी दांव क्या है जिस पर कि आपके पारा मिलिट्री फोर्सेस अलग हो जाते हैं और इंडियन आर्मी अलग हो जाती है। वो महीन फर्क क्या है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से आपके बारे में आम लोगों में ये होती है कि भाई क्यों एज कम किया जाए, तो ये क्लियर नहीं है। ये लोगों में समझने का आखिर क्या वो चीज है जिसके कारण ये दोनों अलग हो जाते हैं। तो यही चीज हम सुप्रीम कोर्ट के वकील, कानून के जानकार हैं उमेश शर्मा जी, हम इनसे जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। और ये तमाम आम लोगों के लिए भी जरूरी है ताकि वो फर्क समझें। तो साथियों, आपसे गुजारिश है कि अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि देखिए आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, आपके लिए हर उस दरवाजे को खटखटाते हैं जहां पर आपकी आवाज सुनी जा सके। तो मैं चाहता हूं देश के तमाम पारामिलिट्री फोर्सेस के घर तक ये वीडियो जानी चाहिए और ये जो अंगवानी की आवाज है वो हर घर तक पहुंचनी चाहिए। तो आप अपने आस पड़ोस, रिश्ते नातेदारी सब में सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वही हमारा सपोर्ट है, वही हमारा मनोबल बढ़ाता है। और इस बीच अगर आपको लगे, आपका अगर पॉकेट अलाउ करता हो, तो आप चैनल को ज्वाइन करके भी हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि देखिए रिसोर्सेज, संसाधन को जुटाने में भी जरूरत होती है धन की। तो आप उस तरह से भी सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे, जैसा अभी भी आगे बढ़ के कर रहे हैं हम करते रहेंगे। तो आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। उमेश सर, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। उमेश सर, आपसे हम ये समझ चुकी, आपके पास अभी बहुत सारे केसेस आते हैं, आर्मी के भी जुड़े केस आते हैं, पैरामिलिट्री के भी केस जुड़े आते हैं। तो आप सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, जहाँ जिस तरह के केस आते हैं आप लड़ते हैं। तो इसमें हम सिर्फ ये समझना चाहते हैं आखिर वो क्या आधार है जिस आधार पर पारामिलिट्री फोर्सेस अलग हो जाती है और इंडियन आर्मी अलग हो जाती है। और इसी को लेकर सारा झगड़ा है कि हम अगर उन कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, कहीं अरुणाचल के बॉर्डर पे, तो कहीं जम्मू कश्मीर में, तो नक्सलियों के गढ़ में, तो आसाम में, तो फिर हमें वो दर्जा क्यों नहीं, हमें वो सुविधाएं क्यों नहीं। तो ये जरा आप समझाएं सर। देखिए, ये हमारे देश में जो ये व्यवस्था है, इसको हम लॉ एंड ऑर्डर के एंगल से अगर देखेंगे तो जो आर्मी है, आर्मी से मेरा मतलब है डिफेंस फोर्सेज, उसके आर्मी की तीनों विंग, वो हमारे बाउंड्रीज को सिक्योर करने के लिए है उनका काम। और उसके लिए एक्ट है, जैसे आर्मी एक्ट है, एयरफोर्स का एक्ट है, नेवी का एक्ट है। तो उसमें जो पार्लियामेंट ने जो शक्तियां दी है उस हिसाब से वो चलते हैं। अब आगे की फिर सरकार ने सोचा कि एक सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, तो ये सीपीओ बनाया, जिसको कि हम लूज वर्ड्स में पैरामिलिट्री फोर्सेस भी बोलते हैं, जिसमें कि हमारे सीआरपीएफ भी आता है, बीएसएफ आता है, आईटीबीपी आता है, सीआईएसएफ आता है, आसाम राइफल्स है, तमाम जो इस तरह के, एसएसबी है। उनको बाय नोटिफिकेशन होता है, ऐसा नहीं है कि किसी को ऐसे ही कुछ बना दिया गया। सरकार का जो काम होता है वो अच्छे से ड्यू डिलिजेंस करके होता है और उनको किसी न किसी कानून के अंतर्गत उसकी संरचना की जाती है। और उसमें जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो भी लोग काम करते हैं, उसको हम एम्प्लॉयज़ तो नहीं कर सकते, उनको पैरामिलिट्री फोर्स ही बोलेंगे। जो भी लोग ज्वाइन करते हैं उनकी ड्यूटी अलग होती है, क्योंकि वो मिलिट्री की वर्दी पहनते हैं, मिलिट्री जैसा आर्म्स की ट्रेनिंग होती है, कॉम्बैट ट्रेनिंग जिसको बोला जाता है टेक्निकल शब्दों में, वो होती है।
और उनको खतरा भी जान का होता है, तो उस सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, हाँ पैरामिलिट्री को मैं बोल रहा हूँ, होता ही है। क्योंकि आप देखेंगे कि आप कॉमन मैन के हिसाब से आप देखें कि जो डिफेंस फोर्सेस हैं, तो जब कोई लड़ाई होती है तभी डिफेंस फोर्सेस एक्टिव होते हैं, या अभी आजकल जैसा आप देखते हैं कि टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही है, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, जो हमारा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है या दूसरे बॉर्डर है, और आते हैं, एग्रेशन होता है, तो वहाँ डिफेंस की जो हमारी फोर्सेस हैं वो आगे जाती है। लेकिन इन बिटवीन हमारे बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बनाई गई, वो भी करीब करीब 90% 95% वही काम करती है, हालांकि उसका नाम अलग कर दिया गया। और सीआरपीएफ बनाई गई, जो कि आप देखेंगे कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उसको भी हैंडल करती है, जहां स्टेट में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, जहां भी कोई और मूवमेंट है, किसी तरह का कोई आर्म मूवमेंट है, नक्सल मूवमेंट है, वहाँ सब जगह सीआरपीएफ जाती है और स्टेट गवर्नमेंट के रिक्विजिशन पे जाती है कि हमारा जो स्टेट पुलिस है इसको हैंडल नहीं कर पा रही है, तो एक स्पेशलाइज दीजिए। फिर सीआरपीएफ ने अपनी और एक दो फोर्सेस बनाई, रैपिड एक्शन फोर्स एक बनी, फिर एक कोबरा फोर्स बनी, तो उनके ट्रेनिंग और एक प्रोटोकॉल, उनका एसओपी होता है, जिस एसओपी के अंतर्गत वो काम करते हैं और उनके रिगरस ट्रेनिंग करके वहाँ क्वालिफाई किया जाता है उनको। तो मेरा ऐसा मानना है, जिसकी लड़ाई अभी पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो लड़ाई जो लोग कर रहे हैं, जो हाई कोर्ट में गया है, वो ये कहता है कि हमें उनके साथ पैरिटी दिया जाए, हर चीज़ में पैरिटी दी जाए। तो पैरिटी, मुझे तो ऐसा लगता है कि पैरिटी होनी चाहिए। ये ऐसा हुआ कि हमने आर्मी तो ब्रिटिश सेटअप से, एग्जिस्टिंग सेटअप से इनहेरिट कर ली, तो आर्मी को तो कैंटोनमेंट्स मिल गए, सारा सेटअप मिल गया, आर्मी को हेडक्वार्टर मिल गया। बाद की जरूरत जब हुई तो देश ने अपने हिसाब से पैरामिलिट्री फोर्सेस बनाए, या जो और पुलिस फोर्सेस बनाए। जैसे आप देखेंगे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, उनकी काम है, उनका बहुत महत्वपूर्ण काम है, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनको सिक्योर करते हैं, उनको वहाँ पे कोई घुस न जाए। आप देखेंगे एयरपोर्ट भी सीआईएसएफ के पास है, तो एयरपोर्ट की ड्यूटी आपको क्या लगती है? एयरपोर्ट को सिक्योर करना और ये देखना कि कोई हवाई जहाज में कोई आदमी गलत ना घुस जाए, कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ना हो जाए। ये बहुत टफ काम है, 24 घंटे का काम है और 365 दिन ये चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। तो ये किसी मायने में, मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी मायने में ये जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनसे कम नहीं है। डिफेंस फोर्सेस की ज़रूरत तो तब पड़ती है जब हमारे पास कोई एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, कोई हमारे देश पर अटैक करता है या हमें किसी पर अटैक करना है, तब होता है। उसके अलावा एयरपोर्ट चलाना या सेंट्रल गवर्नमेंट के दूसरे इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जैसे जो भी इम्पोर्टेंट इस्टेब्लिशमेंट है, जहाँ भी आप जाएंगे, जो पीएसयूज हैं उनको सीआईएसएफ गार्ड करती है। बहुत सारी बातें हैं। अब तो वीआईपी सिक्योरिटीज में भी सीआरपीएफ को लगाया है। हाँ, सिक्योरिटी वो ऐसा है, आप देखेंगे हम दिल्ली में बैठे हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि जो दिल्ली में जो वीआईपीज हैं, खासकर जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, या जो हाई रैंकिंग ऑफिसर्स हैं, या जो सीनियर रैंकिंग गवर्नमेंट के सेटअप के पदाधिकारी हैं, उनके घर और ऑफिस को गार्ड करने के लिए भी सीआईएसएफ और सीआरपीएफ की सहायता ली जाती है, क्योंकि उनके पास एक्सपर्टाइज है इस तरह की सुरक्षा प्रदान करने का या देने का, उनके पास एक्सपर्टाइज है और उनकी फोर्स का इस तरह का गुडविल है, तो वो मेंटेन करते हैं। और आप ये देखेंगे कि सिविलियंस के साथ इंटरफेस उन्हीं पैरामिलिट्री फोर्सेस का ही होता है। आर्मी का सिविलियंस के साथ इंटरफेस नहीं होता, नहीं के बराबर है। इसीलिए आप देखेंगे कि कैंटोनमेंट हमेशा शहर से किनारे में होंगे, दूर होंगे, और कैंटोनमेंट की अपनी दुनिया होती है और उनका मार्केट एरिया भी अपना होता है, सब कुछ अपना होता है। तो ये जो पैरामिलिट्री है ये सिविलियन को भी संभालने के काम आती है। आप लोगों को ध्यान होगा, बहुत पुरानी बात है जी, जब आसाम में मूवमेंट हुई थी तो आर्मी को हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा आर्मी को कि आप
असम की इस मूवमेंट को एक स्टेट बना बाद में, तो इस मूवमेंट को आप आर्मी जाकर संभाले, तो आर्मी के लोगों ने, आर्मी के जो भी पदाधिकारी थे, उन्होंने बोला कि हम तो दुश्मन पे अटैक करने के लिए हैं, हम अपने नागरिक पर अटैक या अपने नागरिक को हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी ड्यूटी है अपने नागरिकों को बचाना, तो हम उन नागरिकों पे इंसर्जेंसी का इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं, तो हम उन पे कैसे गोली चला सकते हैं या मार सकते हैं। तो वहाँ पर बाद में पैरामिलिट्री फोर्सेस की ज़रूरत हुई और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये बनी और अब ये बड़ी ऑर्गेनाइज सर्विसेज है, बहुत बड़ी फोर्स है और बहुत ही सटीक काम करती है और समाज में इनके काम का सीधा इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा। जिसमें एक और फोर्स है जिसको कि हम ट्रीट नहीं कर पाते, वो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है। वो भी एक यूनिफॉर्म्ड ड्यूटी है, उनके पास रेलवे एक्ट के अंदर पावर्स हैं और रेलवे का इतना बड़ा नेटवर्क आरपीएफ चलाती है। हालांकि उनके पास पुलिसिंग की पावर नहीं है। ये सारी चीज़ें थोड़ा मैं समझा दूं, पुलिसिंग की पावर तो तब आती है जब आप लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जो मशीनरी है उसमें काम करते हैं। उसके लिए हमारे देश में जो पहले पुरानी सीआरपीसी थी, जो प्रोसीजर को प्रिस्क्राइब करती थी, जो कैसे पुलिस की पावर होगी, कैसे सर्च करेंगे, कैसे अरेस्ट करेंगे, कैसे किसी को भगोड़ा घोषित करेंगे, क्या करेंगे, कैसे एफआईआर फाइल होगी, तो वो अब बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बन गई है, बीएनएसएस जिसको अब हम बोलते हैं। 1 जुलाई 24 से शुरू हो गई है। तो वो पावर्स पुलिस के पास होती है और वो पुलिस स्टेट के अधीन रहती है। आप पूरे भारत में आप देखेंगे तो सेंट्रल पुलिस तो सीआरपीएफ है या जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज है वही है, वो केंद्र की पुलिसिंग है। लेकिन स्टेट की अपनी अपनी पुलिस होती है, वो उनके पास क्राइम को हैंडल करने की या कोर्ट की केस डालने की वो क्षमता होती है। इनके पास अपने एक्ट में अलग अलग पावर्स है। जब इनको नोटिफाई करके उस तरह से डेजिग्नेट किया जाता है, जब भी आप देखेंगे, जैसे मैं मान लेता हूं कि किसी क्षेत्र में कोई बलवा हो रहा है, कोई दंगा हो रहा है, तो वहाँ सीआरपीएफ को डिप्लॉय किया गया है, रैपिड एक्शन फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। लेकिन जब केस बनेगा, किसी को पकड़ लिया रैपिड एक्शन फोर्स ने, विद आर्म्स पकड़ा या कुछ भी किया, तो वो केस जो बनेगा वो लोकल थाने में बनेगा और वो हमारी पुरानी सीआरपीसी या जो नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसके अंतर्गत बनेगा। उसके जो सेक्शन लगेंगे वो उसके अंतर्गत लगेंगे। तो ये फ़र्क है जो हमको समझना चाहिए। सीआरपीएफ वहाँ पे एक स्पेशलाइज जॉब करती है। कोई दंगा है, कोई कुछ है, कोई बलवा है या किसी तरह की इंसर्जेंसी है, उसको कंट्रोल करती है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे बांग्लादेश के बॉर्डर पर या जम्मू कश्मीर में या जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं या जो जहाँ बियॉन्ड कंट्रोल, जहाँ स्पेशलाइज सर्विसेज चाहिए, जहाँ बियॉन्ड कंट्रोल पुलिस के हो जाता है, तो वहाँ सेंट्रल फोर्सेस को मंगाया जाता है और रिक्विजिशन पर आती है उस स्टेट गवर्नमेंट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती है। ये एक मैकेनिज्म है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको ये डिनाई करना कि आप डिफेंस के माने नहीं जाएंगे या आपको मिलिट्री के बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे, जबकि उनकी वर्किंग कंडीशन तो करीब करीब 90% 95% मिलिट्री की तरह होती है। वो डिस्प्लेस्ड होते हैं, उनकी जो अपनी बटालियंस बनती है वो अलग अलग स्टेट्स में बनती है। वो करीब करीब सारा मिलिट्री का ही वहाँ पर सेटअप है। आपको अपने होम स्टेट में नहीं भेजा जाएगा, आपकी बटालियन अलग होगी, आपकी एक ट्रेनिंग होगी, आपका एक कॉम्बैट ट्रेनिंग होगी जिसमें आपको आर्म्स को हैंडल करना, चलाना, टेररिस्ट को हैंडल करना, ये सब चलाना सिखाया जाता है। और आप देखेंगे कि जो हमारी सबसे एलीट फोर्स है, एसपीजी जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए लगते हैं, उसमें हमारे सीपीएफ के, सेंट्रल पुलिस फोर्स के ऑर्गेनाइजेशंस के लोग बहुत ज़्यादा हैं बनिस्बत की डिफेंस फोर्सेस से आए हुए। तो ये एक अचीवमेंट है बहुत बड़ी और सीआरपीएफ या बीएसएफ के लोगों के लिए ये बड़ी अचीवमेंट की बात है कि उनको ऐसा एलीट फोर्स में उनको रखा जाता है, उनको इस सम्मान की निगाह से देखा जाता है। जब मेरा ऐसा मानना है कि जब उनको ऐसी सम्मान की निगाह से देखा जा रहा है तो उनके पे पर्क्स, उनके बेनिफिट्स भी इसी तरह होने चाहिए।
अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि उनके तो साथियों मुझे लग रहा है कि आज तक शायद इस तरह से किसी ने खुलकर नहीं समझाया होगा कि आखिर पैरामिलिट्री फोर्सेस के रोल्स क्या है, उनकी जॉब्स क्या है, जो कि उमेश सर बता रहे हैं कि उनकी जॉब ऑलमोस्ट 90% जो एकदम सेम होते हैं, वर्किंग कंडीशंस भी सेम है, और उनको पर्क्स या जो भी सुविधा है, सैलरी या रिटायरमेंट बेनिफिट्स, वो सारी चीज़ उनको उन्हीं की तरह मिलना चाहिए। तो सर जब आप यहाँ तक आ ही गए, उनको सब मिलना चाहिए, तो इनमें अंतर क्या है? वो कहते हैं कि एमएचए का नोटिफिकेशन भी है, इस बारे में कुछ जानकारी हो तो। हाँ, एमएचए का नोटिफिकेशन है, उनको उनके एट पार ट्रीट किया जाता है। अच्छा, उनको एट पार ट्रीट किया जाता है। उस नोटिफिकेशन का मतलब यही है, और ये नोटिफिकेशन ऐसे नहीं होता। ये नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो हमारा जो संविधान है उसके आर्टिकल 311 के अंतर्गत महामहिम राष्ट्रपति को स्पेशल शक्तियां हैं, उन शक्तियों के अंतर्गत डेलिबरेट करके नोटिफिकेशन इशू किया जाता है, जिसको हम लूजली एमएचए का नोटिफिकेशन या डिपार्टमेंट का या डीओपीटी का बोलते हैं। वो हमारी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करके किया जाता है, इसलिए आप मान सकते हैं कि वही कानून है और वही भारत सरकार का स्टैंड है। अब भारत सरकार किसी कारणवश या डिपार्टमेंटल राइवलरी की वजह से या किन्हीं और कारणों की वजह से अगर नहीं देना चाहती है बेनिफिट, तो वो तो एक कोर्ट डिसाइड करेगी, कोर्ट का काम है ये डिसाइड करना। लेकिन मेरा ऐसा मानना है और मैं बड़ा स्पष्ट हूँ इस मामले में। तो आपको क्या लगता है, इनको जो फैसला सुप्रीम कोर्ट में आने वाला है कि ये आर्म जो आप एट पार कहते हैं ना, कि एट पार विद फौज के, तो क्या लगता है जो केस के ग्राउंड है, केस कारण तो चूंकि आपको पता होगा, क्या लगता है इनको मिल जाएगा, इनके पक्ष में जाएगा? मुझे लगता है बिल्कुल मिलना चाहिए। और एक चीज और भी मैं बताने में अभी आपको लग रहा है कि मिलना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है बिल्कुल मिलना चाहिए। मतलब मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा ही, मिलना भी चाहिए। अब तो ये देखिए साथियों, आपसे भी अलग, मतलब जो लोग भी हैं सबको लगता है कि आपका ग्राउंड चूंकि इतना मजबूत है कि आपको मिल ही जाएगा। तो हम तो कहते थे कि हम तो दिल से कहते हैं कि आपको जितना जल्दी हो मिल जाए, भले सबके पैर हाथ पड़ना छूटे और आप अपना बम बम करिए, मतलब तो इनको भी लग रहा है कि शायद मिल ही जाएगा सुनवाई में। जी आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे? हाँ, मैं तो आप देखेंगे सेटअप, आप जैसे कोई सर्विस में जाना चाहता है तो क्या सेटअप है इसको देखते हैं। तो आर्मी में या इसमें जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसका सेटअप जिस तरह का है मैं बताता हूँ। आर्मी में तो 2 रैंक से एंट्री होती है। एक कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं जो कि ऑफिसर्स बनते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग है उसको जेसीओ, एनसीओ और ओआर अदर रैंकर्स बोला जाता है। तो करीब करीब 95-96% आर्मी की जो स्ट्रेंथ है वो जेसीओ, एनसीओ, ओआरस की है, जिसमें कि पूरी आर्मी का ढांचा वो चलाते हैं, पूरे डिफेंस फोर्सेस का। आर्मी तो नहीं, उसमें एयरफोर्स भी आ गया, उसमें नेवी भी आ गई और मिलिट्री भी आ गई। अब जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है इसमें आप डिप्टी कमांडेंट रैंक पर आपकी एंट्री होती है अगर आप ऑफिसर ग्रेड में जाते हैं, अदरवाइज आप जवान के ग्रेड में जाते हैं, और बीच में एक सब इंस्पेक्टर का रैंक रखा गया है। तो इन तीनों रैंकों की एक पैरिटी है कि ये अपने अपने रैंक से धीरे धीरे प्रमोट होकर आगे जाते हैं, और उनके एक्सपीरियंस से ही ये पूरा ढांचा चलता है। चूँकि वो आप देखेंगे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में सिविलियन से इंटरेक्शन का प्रोविज़न होता है और सिविलियन से इंटरेक्ट भी करना पड़ता है। तो वो एक ऐसा ढांचा रखा गया है कि वो मिडिल लोअर कैडर पे भी इनके ग्रेजुएट ट्रेनिज जो हैं वो सब इंस्पेक्टर रैंक पर जाते हैं, और वो करीब करीब सारा ढांचे को संभालते हैं। उनके पास लिखित पढ़त की भी शक्तियाँ होती हैं और वो ड्यूटी भी करते हैं, उनको आर्म्स ट्रेनिंग भी होती है, और देखा जाए तो वो सीनियर ऑफिसर्स और जूनियर जो फोर्स है उसके बीच की एक कड़ी होते हैं। तो ये मैं जोड़ना चाह रहा था। ये लोग समझते नहीं है ज़्यादातर, और ऐसा लगता है कि कोई आर्मी में चला गया तो उसको ऑफिसर ही बनना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये सेटअप है और सबकी क्वालिफिकेशन अलग अलग होती है जी। तो साथियों देखिए कि उमेश सर को भी लग रहा है कि ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट पे, जिस पर आपकी नज़रें टिकी हुई, जिस पर आप बड़ी उम्मीद आपकी सारी वहीं टिकी हुई है, तो लग रहा है कि वो फैसला, इनको भी लग रहा है कि वो फैसला आपके ही पक्ष में आ जाएगा, क्योंकि संभावना इसी बात की बनती है क्योंकि आपका ग्राउंड इतना मजबूत है। तो हम फिर से, मतलब देखिए, ये जब मैं सुनता हूँ तो मुझे भी बड़ी खुशी होने लगती है और अंदर से होता है जल्दी आ जाए फैसला, अब देर नहीं, आ जाए बस। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने इतने अच्छे ढंग से सबका रोल
समझाया कि आखिर पारामिलिट्री फोर्सेस का रोल क्या है, आर्मी का रोल क्या है। तो दोनों अपने अपने जगह पर अपना अपना रोल करती है। और उसमें एक बात था कि भाई वो एक चीज़ है बस कि आप भाई इंटरनल के लिए हैंडल करते हो और आप जो है वो एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब बॉर्डर पे करते हैं। लेकिन जब वॉर होता है या वॉर लाइक सिचुएशन है तभी, लेकिन बाकी समय तो पैरामिलिट्रीज ही हैंडल करती हैं। तो ऐसे में उनको वो सुविधा क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो वो उमेश सर बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और साथियों आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और संभव हो तो ज्वाइन भी करिए, जिससे हमको आपके लिए और इसी तरह के कंटेंट बनाने में मदद मिले। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।